आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ चार मेहमान हमारे साथ, विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। आज शामिल हुई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। 2 दिन वो रहेंगी अपने भाई की इस यात्रा में, लेकिन आज तेजस्वी उसमें दिखाई नहीं दिए। तेजस्वी क्या कुछ नाराज हो गए हैं क्योंकि राहुल गांधी ने उनकी मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी पर कुछ साफ जवाब नहीं दिया था, या जैसे बीजेपी बार बार तंज कस रही है कि पिछलग्गू दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी इस यात्रा में राहुल गांधी के, उससे कुछ नुकसान हो रहा है क्या जो मुद्दे आरजेडी और तेजस्वी यादव उठाना चाहते हैं बिहार के, वो इस वोट चोरी के नैरेटिव में पिछड़ रहे हैं, और ये भी क्या नुकसानदेह हो सकता है चुनाव में जाते हुए महागठबंधन के लिए। ये बातें हमने की। राहुल गांधी लेकिन आपको याद है कि कई अवसरों पर वो लोगों के बीच में जाते हैं। कभी वो मोटर मैकेनिक के पास चले जाते हैं, कभी कुलियों के पास चले जाते हैं, कभी वो लोको पायलट्स, ट्रेन के जो पायलट इंजन ड्राइवर्स होते हैं उनके पास जाते हैं। अनेक ऐसे लोगों के बीच में कारीगरों के बीच में राहुल गांधी गए, उनकी बातें सुनी, और ये सिलसिला 2-1 साल से लगातार चल रहा है। अब बिहार में पहले उन्होंने मोटरसाइकिल चलाई, बुलेट मोटरसाइकिल चलाई, तो कांग्रेस वालों ने या कांग्रेस के किसी के पक्षधरों ने पूछ लिया कि क्या प्रधानमंत्री को मोटरसाइकिल चलानी आती है, मतलब क्या ये योग्यता है एक नेता की कि मोटरसाइकिल चलानी आनी चाहिए, ये भी सवाल पूछा गया। फिर राहुल गांधी, जो कि बिहार में मखाना उत्पादन जो है एक बड़ा व्यवसाय है एक हिस्से के अंदर, अभी केंद्र सरकार ने भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं, मखाना बोर्ड बनाने की भी बात हुई है, तो राहुल गांधी मखाना किसानों के पास गए, समझा उन्होंने कि कैसे आप लोग खेती करते हैं, कैसे मखाना पैदा होता है, और फिर उनसे पूछा कि भाई हमें तो वहाँ 1000 रुपए किलो मिलता है दिल्ली में, तो आपको क्या मिलता है इसका? अच्छा, वो क्या है, टोकरियां क्या है? 2000 से 2000 रुपए किलो मिलता है, तो आपको क्या मिलता है, ये पूछा उन्होंने, तो किसान ने उसका जवाब दिया। फिर राहुल गांधी ने पूछा, अच्छा आप चाहते क्या हैं, ये बताइए क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा यहाँ फैक्ट्री लगनी चाहिए। 90% मखाना दुनिया का बिहार में उगता है, मुनाफा मजदूर का जो है वो 1% भी नहीं है। तो मजदूरों ने कहा साहब हमारे यहाँ फैक्ट्री लग जाए, हम यही बनाएं, यही मखाना प्रोसेस हो, और उसमें उससे हम लोगों का भला हो जाएगा। तो राहुल गांधी ने कहा फैक्ट्री लग जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? तो किसान ने कहा साहब फैक्ट्री में भी हम ही लोग काम करेंगे ना, तो हम ही को रोजगार मिलेगा, तो फैक्ट्री लगनी चाहिए। तो राहुल ने कहा हाँ बात ठीक है। तो ये वीडियो लेकिन जो आया है, बीजेपी ने इसका मजाक बना दिया। एक तो वीडियो में ये दिखाई दिया कि राहुल गांधी जी मोजे पहनकर पानी में उतर गए, कहा कि भाई जूते उतारे थे, मुझे भी उतार देते। अब ये मैं लाइटर टोन में कह रहा हूं, लेकिन ये बातें हुई हैं इस वीडियो में। तो और राहुल गांधी जी का यूं जाना किसानों के बीच में, तो एक बार फिर लोगों ने, बीजेपी वालों ने कहा ये तो फैंसी ड्रेस है, राहुल गांधी कितनी बार कर चुके हैं पहले भी, एक और सही। तो कुछ थोड़ा सा हिस्सा आप इसका वीडियो का देख लीजिए। आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोग को मदद करने के लिए से फैक्ट्री लगा देना चाहिए। फैक्ट्री लगा दी तो ये पूरा का पूरा काम आप जो कर रहे हो ये तो चला जाएगा। हम ही लोग ना काम करेंगे उसमें। हाँ, हम ही लोग पैसा मिलेगा ना, जैसे हम लोग काम करेंगे, हम ही लोग अभी यहाँ पे भी बनाते हैं, फैक्ट्री में भी हम ही लोग बनाएंगे, तो पैसा तो उतना ही मिलना चाहिए हमको। बोलिए सर, राहुल जी कह रहे थे फैक्ट्री लगेगी तो सब चला जाएगा, ये सब धंधा यहाँ से, उन्होंने कहा नहीं फैक्ट्री में हम ही लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए अभी बिहार में चुनाव है, राहुल गांधी अभी अपने प्रचार अभियान में है, वोट अधिकार यात्रा पे निकल रहे हैं। मखाना बोर्ड को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बजट में घोषणा की थी, वित्त मंत्री ने घोषणा की थी, और बिहार को लेकर जिस तरीके से एक अच्छा खबर बिहार के लोगों को मिली थी, अब राहुल गांधी अब वहां पर गए, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई फैक्ट्री लगेगी तो आपको भी भला होगा, वो कह रहे फैक्ट्रियां लगवा दीजिए। अब राहुल गांधी को किसी चीज की कितनी समझ है ये सबको पता है। अब राहुल गांधी क्या बिहार में पहली बार जाकर आप कह रहे हैं कि ठीक है मैं आपके लिए फैक्ट्री लगा दूंगा यहाँ पर? इसके पहले महाराष्ट्र में गए थे, नासिक में रैली में गए, नासिक में जब वो गए तो उन्होंने पूछा कि साहब प्याज का क्या है, तो उन्होंने कहा साहब प्याज तो हमको 10 पैसे 20 पैसे किलो हमसे खरीद लेते हैं, पूरा एक्सपोर्ट होता है, हमें कुछ मिलता नहीं। तो बोले आप क्या चाहते हो? तो वो बोले कि साहब कोई प्याज का ट्रेडिंग हमें शुरू करवा दो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो हम भी करोड़ का पैसा कमा लेंगे, हमारा प्याज को खरीदता नहीं है। राहुल गांधी बोले थे वहां पर रैली में कि ठीक है कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम है वो किसानों को शुरुआत करवा दूंगा, कंपनी बनवा के, आपका माल आप ही प्याज बनाना और आप ही एक्सपोर्ट दुबई जहां करना, कोई दलाल बीच में होगा नहीं। उसके बाद तो राहुल गांधी सरकार में भी रहे, राहुल गांधी के पास कृषि मंत्रालय भी है, कांग्रेस के पास क्या क्या किसानों के लिए, वहां के प्याज के किसानों के लिए। तो राहुल गांधी की कृषि को लेकर क्या समझ है, राहुल गांधी की इन चीजों को लेकर क्या समझ दिखता है? ठीक है, अब राहुल गांधी से क्या बोल सकते हैं? ऑप्टिक्स से राहुल गांधी क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जिन राज्य में सरकार है वहां के किसानों के लिए राहुल गांधी ने कौन सा लोग राहुल गांधी को लेके गए थे मखाना किसानों के पास, उसमें से एक ने कहा कि साहब इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अपना माल किसी और को बेच ही नहीं सकते,
कोई व्यवस्था होगी, बोर्ड कोई मतलब बोर्ड बना होगा या कोई एजेंसी खरीदती होगी या मंडी यही होगी। तो उन्होंने कहा कि ये इंडिपेंडेंटली अपना माल किसी को बेच नहीं सकते। तो सर, इस ये पर भी बीजेपी ने कहा कि इसी किसने ये इसी के लिए कृषि कानून आए थे, तो किसने रोका कृषि कानून? इसी में भी जिक्र करूं, इसी को लेकर जब 15 साल इनकी सरकार थी महाराष्ट्र के अंदर, तो ये कहा, शरद पवार ने कहा कि इस तरीके से प्याज हम दे नहीं सकते, इसके लिए बोर्ड बना हुआ है, वही लोग खरीद सकते हैं, किसानों को वहां बेचना मजबूरी है। तो राहुल गांधी बोले हमारी सरकार आएगी तो हम इसको हटा देंगे। इतने साल सरकार में राहुल गांधी ने क्या कर दिया नासिक के किसानों के लिए? आज भी किसानों की वो स्थिति, सारा ब्रोकर लेके माल बेचते हैं। तो राहुल गांधी की कृषि को लेकर क्या समझ दिखता है इसमें? राहुल गांधी का सिर्फ एक चुनाव, राहुल गांधी का किसानों को लेकर दर्द, इस पर सवाल है। दोनों चीजें शामिल है इसमें, एक ऑप्टिक्स भी है दिखाने के लिए और समझने की कोशिश भी है। ये कहना कि राहुल गांधी सब कुछ समझते हैं, ऐसा ठीक नहीं है, लेकिन राहुल गांधी समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी क्या बुरी बात है? अगर आप नहीं समझते हैं किसी चीज़ को, उसको समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दा वो था जो किसानों का और बोर्ड को लेकर या किसान कानून को लेकर। तो ये असली प्रॉब्लम है जो राहुल जी और तमाम लोगों ने विरोध किया था किसान कानूनों को लेकर। अब जब वहाँ फील्ड में पहुँचते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम है। और शायद राहुल जी को नहीं पता, अभी प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने मखाना बोर्ड को बहुत एनरिच किया, उसकी पावर्स को, उसमें फंडिंग को लेकर वो सारा, क्योंकि मखाना बोर्ड वहाँ की इकोनॉमी का एक वो है, स्पाइन की तरह से है, बेस है, खासतौर से मिथिला के पूरे इलाके में। तो उस पर बहुत काम हुआ है। उनको ये भी स्टडी, मतलब मैं ये कहता हूँ कि उनको नहीं पता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनको नहीं पता, लेकिन फिर जब वो जाते हैं तो नहीं, वहाँ पर मखाना बोर्ड पर जो उनकी टीम है वो बताया कि भाई मखाना बोर्ड बना है, मखाना का क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और सरकार ने और उन्होंने क्या किया, क्या कमी है। ये होमवर्क जो आमतौर पर प्रधानमंत्री करते हैं, ऐसा नहीं है ना कि प्रधानमंत्री जी को भी सभी कुछ पता है, प्रधानमंत्री और किसी के पास विशेषज्ञ से बात करते हैं, तो वो उस पर पूरी होमवर्क करके जाते हैं। लेकिन ये पूछा जा रहा है ना, जब आपको नहीं थी जमीन की समझ कि अगर कृषि उत्पाद फ्री मार्केट में बेचे जाएंगे तो किसानों का फायदा ही होगा, तो क्यों आपने 2 साल जो है हंगामा खड़ा किए रखा? ठीक है, ये सवाल वाजिब सवाल है, इसमें कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि इस देश की किसानों की बर्बादी के जिम्मेदार राहुल गांधी और उनके साथी नेता हैं। ये तय हुआ आज, भाई यही तो था ना कि अपने खेत पर वो कीमत तय कर लेगा, चाहे यहाँ के संदर्भ में वो पोखर कह ले जहां वो मखाना उगा रहा है, लेकिन अपने खेत पर तय कर लेगा। इन्होंने नहीं होने दिया। तय करेगा कि हम 6 महीने बाद कितने पर उपज बेचेंगे, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। इन्होंने नहीं होने दिया। उसको एक कंपनी का दर्जा मिल जाएगा, इन्होंने नहीं होने दिया। तो किसानों की बर्बादी का अगर इस देश में कोई जिम्मेदार है तो वो सारे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने कृषि कानूनों का विरोध किया, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? विजय जी ठीक कह रहे हैं, सबको सब कुछ नहीं पता होता। हम ही लोगों को क्या सब कुछ पता होता है? लेकिन कोई रिपोर्टर रिपोर्ट करने जाता है तो बड़ा सामान्य से व्यक्ति होता है, फिर भी जाके पूछ लेता है, समझता है भाई नई जगह वो तुरंत कुछ होती घटना रिपोर्ट करने जाता है। ये तो बाकायदा योजना बनी है ना, वोट अधिकार यात्रा में जाना है, यहां इसी जगह रुकना है। अब जरा मखाना वाला ही सोच लीजिए। नरेंद्र मोदी को पता है मखाना बोर्ड बनाते हैं, मखाना किसानों के लिए वो व्यवस्था करते हैं कि उनका जो मखाना है वो दुनिया के हर हिस्से तक जाए। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? बेसिक समझिए आप। अब वो क्या है मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मतलब वो थोड़ा कई बार अच्छा नहीं लगता। राहुल गांधी ने कहा कि फैक्ट्री लगेगी तो सब तुम्हारा काम ही चला जाएगा। जिस व्यक्ति के परिवार के और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू क्रेडिट ही यही लेते हैं कि इस देश में फैक्ट्री लाने का किसने काम किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। आधुनिक भारत के निर्माता हो गए उस वक्त तो फैक्ट्रियां लगाकर, और आज उनके परिवार का पड़पोता हो जाएगा। सर पड़पोता हुआ ना, या परनाती हो जाएगा, परनाती, क्योंकि इंदिरा जी का था तो परनाती हो गया। वो कह रहा है कि फैक्ट्री लगी तो तुम्हारे हाथ से काम गया। अब उसको पता ही नहीं कि इस देश के सारे जो औद्योगिक जिले थे, जैसे कानपुर में ही विनोद जी जहां से आते हैं, वहीं के लोग काम करते थे। फैक्ट्री खत्म हो गई, बंद हो गई, कम्युनिस्टों ने बर्बाद कर दिया, खत्म हो गया। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें जनता के सामने स्पष्ट होती है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसीलिए राहुल गांधी सबसे मोटी बात क्या आप कह रहे हैं? राहुल गांधी ग्राउंड रियलिटी से कटे हुए हैं। कटे नहीं है, कुछ उन्हें पता नहीं भाई, बहुत मासूम है। सर बिहार की एक और खबर, अगर आपका इस पर कमेंट हो तो ठीक है, नहीं तो आप मेरा नहीं लेंगे, बाकी सबका लेंगे तो मेरे साथ जाती होगी ना। मैं तो पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा समय का, बहुत सारी खबरें होती है ना, बोलिए ना। ठीक है, देखिए राहुल गांधी को कुछ नहीं पता, राहुल गांधी अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, राहुल गांधी को कुछ आता जाता नहीं है, राजनीति में विफल हैं, ठीक है। लेकिन ये बताइए कि राहुल गांधी अगर मैकेनिक के बीच में जाते हैं, अगर वो किसानों के बीच में जाते हैं, अगर वो मखाना किसानों के बीच में जाते हैं, अगर वो ट्रक ड्राइवरों के बीच में जाते हैं, सबके बीच में जाते हैं, तो उसमें हर्ज क्या है, दिक्कत क्या हो रही है भाई?
ये विचलन क्यों है विपक्षियों में कि राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं? अच्छा ना जाएं तो राजकुमार हैं, उन्हें क्या पता रियलिटी का, वो कहाँ जाते हैं, कभी घर से निकले हैं क्या बाहर? अच्छा जाएं तो टूरिज्म कर रहे हैं, वो जो है पलाय वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, शौक पूरा कर रहे हैं। जाए तो ये और ना जाए तो ये। अच्छा कितने नेता जो है जाके इस तरह तालाब में कूदे हैं भारतीय जनता पार्टी के या दूसरे दलों के, किसानों के बीच में कितने गए हैं, मखाना किसानों के बीच में? और किसने जाके उनसे बात की, उनकी समस्याएं समझी है? भाई उन्होंने कहा कि फैक्ट्री लगनी चाहिए, तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि फैक्ट्री लगने से आपको क्या फायदा होगा, आपका काम जा सकता है? क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ कुटीर उद्योग होते हैं वहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री आ जाती है, कुटीर उद्योग नष्ट हो जाते हैं। ये तो पूरा भारत का जो है हथकरघा, अंग्रेजों के आने के बाद सारा हथकरघा उद्योग ही नष्ट हो गया था इसी से। तो वो उन्होंने सवाल पूछा, लेकिन जब उस लड़के ने कहा कि हमें काम मिलेगा, हम काम करेंगे, तो उन्होंने उससे बहस तो नहीं की, मान लिया हाँ ठीक बात है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो उससे सवाल जवाब नहीं करेंगे, उनकी समस्या नहीं पूछेंगे। और मखाना बोर्ड बनाया प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन याद कीजिए बिहार की रैली में सबसे पहले राहुल गांधी ने मखाना बोर्ड की मांग की थी, ये भी नहीं भूलना चाहिए, जो चुनाव से पहले जब वहां बिहार में रैली हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि अब जो राहुल गांधी करते हैं ये अच्छे इनिशिएटिव हैं, इनिशिएटिव है, अच्छा इंटेंशन है, ठीक है, कई जानकारियां नहीं होंगी, हम सबको नई जानकारियां, लेकिन लोगों के बीच जा तो रहे कम से कम, उनकी समस्या समझने की कोशिश तो कर रहे हैं। अब सरकार नहीं है वहां तो क्या करेंगे? अब आपका काउंटर होगा तो फिर वो भी काउंटर देंगे, इसलिए मैं अगली खबर पे जा रहा हूं। नहीं, मैं काउंटर नहीं करूंगा, राहुल जी मासूम है। दूसरा तरीका वही कहने का जो पहले कह रहे थे। नहीं ठीक है, उनका अपना विचार है, मेरा अपना विचार है। अच्छा चले सर, एक ना सुनिए, ना मेरे विचार को वो कुतर्क कह सकते हैं, ना मैं उनके विचार को कुतर्क कह सकता हूँ। हम दोनों के अपने अपने विचार है ना। ठीक। अच्छा, राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में ये वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं जो 23 जिलों से गुजर के 50 विधानसभा सीटों को कवर करके 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी इसमें शामिल है। आप तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यहां पर आएंगे डीएमके के। 29 अगस्त को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया आएंगे। 30 अगस्त को यूपी के पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस यात्रा में आएंगे। जेएमएम के नेता, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, वो भी इस वोट अधिकार यात्रा के अंदर जो है शामिल होंगे। लेकिन रेवंत रेड्डी क्योंकि पहले एक विवादित बयान को डीएनए को लेकर के जो है वो दे चुके हैं, तो इस पर प्रशांत किशोर ने फिर ये कहा कि अब अगर ये आ रहे हैं यहां राहुल जी के साथ, तो फिर राहुल जी को इनसे पूछना चाहिए कि बिहार की डीएनए में केवल मजदूरी ही है क्या, और क्या राहुल जी भी इस बात से सहमत हैं? राहुल गांधी के पार्टी के कांग्रेस के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, रेवंत रेड्डी ने कहा कैमरे पर कि बिहार के लोगों के डीएनए में मजदूरी करना लिखा है, ये बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो राहुल गांधी को पहले ये बताना चाहिए कि रेवंत रेड्डी जो उन्हीं का लाडला मुख्यमंत्री है, उसके बाद से वो सहमत हैं कि नहीं है, और अगर सहमत हैं तो बताओ, और नहीं सहमत हैं तो उस मुख्यमंत्री पर क्या कार्रवाई किए हैं, उसके लिए माफी मांगेंगे कि नहीं। अगर बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो बिहार में वोट मांगने काहे आ रहे हो? तेलंगाना में राजनीति करो, वहीं से वोट मांग लेना। अच्छा, वो जो बयान था उनका वाकई वो विवादास्पद बयान था, और ये एक सिलसिला सा है। अभी हमने पहले भी 2-1 रोज पहले चर्चा करी थी। पंजाब में चन्नी साहब वो खड़े होकर प्रियंका गांधी के बगल में कहते हैं ये पहिए, वो पंजाबी में पहिए हमें नहीं आए, पहिए यहां नहीं आएंगे। डेरोगेटरी तरीके से, अपमानजनक तरीके से, खासकर यूपी बिहार के लोगों को जो श्रमिकों की भूमिका में दूर दराज के राज्यों में जाकर के काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके ठीक है, उनके प्रदेश में अगर दिक्कत है, उनके प्रदेश में अगर उनके लिए रोजगार नहीं है, अगर वो बाहर जाके अपनी रोटी कमा रहे हैं, तो उनको अपमानित किया जाएगा। और वो भी इतने सीजन्ड बड़े नेता, ये आज मुख्यमंत्री, चन्नी जी पुराने मुख्यमंत्री। सर, राजनेताओं को अपने अपने इलाके में ये कहते हैं, मैं तो इसको कभी भी ठीक नहीं मानता हूँ। ये तो क्या बोल गए हैं कि क्या गोलगप्पे और पानी पूरी बेचते हैं बिहारी और मजदूरी करते हैं। बहुत सारे लोग तो पिटाई करते हैं, बड़े राजनीतिक दल हैं बहुत राज्यों में, उनको जानते होंगे आप, जो पिटाई करते हैं, घुसने नहीं देते, गाड़ियां तोड़ते हैं, उनकी दुकानें तोड़ते हैं। महाराष्ट्र वाले, हाँ बिल्कुल ठीक है, राज ठाकरे करते हैं, शिवसेना पुरानी शिवसेना भी करती है। और ये अपने वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए दूसरों को अपमानित करना, ये सब बातें करना, मैं तो इसको सहमत नहीं हूँ। और सारी बातें आप कर रहे हैं, आज आप एक बात और कर देनी चाहिए, मतलब उसका रेफरेंस है कि नहीं है। रेवंत रेड्डी जी की बात कर लीजिए। राहुल जी ने तो वायनाड में कहा था कि उत्तर भारत के वोटर जो है समझदार नहीं होते, उसका भी जिक्र
होना चाहिए। मतलब लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स कहाँ पर किस चीज़ का रेफरेंस काम में आ सकता है उसको उस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो तो उसके बाद अब बहुत दिनों बाद आए, वायनाड के अगले दिन भी आकर तारीफ कर सकते सर बात हुई ना, दिन तो फिर फिरता भी है। तो आज बिहार का इलेक्शन आया, हाँ, तो इसलिए आप रेड्डी जी को आना पड़ा यहाँ प्रचार के लिए। अब यहाँ आकर के बोलें कि ये तो केवल ईटेड होने के लिए और पानी पूरी बेचने के लिए। एक बात है ना, इसमें केवल उनके लिए नहीं ना, बहुत सारे लोग एक राज्य की अस्मिता के लिए 6 करोड़ करते रहे, तो ये सब जगह चलता है। सर अस्मिता नहीं, आप ठीक है कर लीजिए बात। मुख्यमंत्री जी ने कहा गुजरात की, प्रधानमंत्री ने कहा, वहां कौन से यूपी बिहार झारखंड को अपमानित किया गया? डीएनए की चर्चा 2015 में तो हुई थी। बिहार के डीएनए की चर्चा हुई थी, आपको याद होगा। बल्कि बिहार के डीएनए ऐसा है, नीतीश कुमार जी की डीएनए की बात हुई थी, और वो डीएनए एनडीए में कैसे बदल गया, उसके शब्द जो कैसे बदले डीएनए से एनडीए में, वो आपको याद होगा। तो ये कोई ऐसी नई बात उसके जवाब में नीतीश कुमार जी ने 1 करोड़ डीएनए सैंपल भेजे थे। हाँ, बिहार के 1 करोड़ डीएनए सैंपल। आप कुछ कह रहे थे इस पे? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कर रहे हैं कि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने मुजफ्फर की रैली में कहा था कि नीतीश के डीएनए में कुछ गड़बड़ है। तो उसके बाद वो नाखून और बाल का भेजने का सिलसिला जेडीयू ने शुरू किया था उस समय को। मुझे लग रहा है कि ठीक है, अब रेवंत रेड्डी का बयान है, और रेवंत रेड्डी को इतने बड़े नेता नहीं कि रेवंत रेड्डी का जो तेलंगाना में दिया गया बयान से बिहार में कोई बहुत ज्यादा असर होने वाला है। ये राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बयान दिया होगा लेकर, इसका बहुत असर नहीं होगा। मुझे लगता है कि इनको ये तो आज वो आए प्रचार के लिए, तो ये बात फिर याद दिलाएगी। हाँ, वो प्रशांत किशोर ने याद जरूर स्थानीय मुद्दे पर लेकर आए, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने वहां पर ओबीसी पर जो काम किया है उसको एक मैसेज के तौर पर वो यहाँ लेकर आना चाहते हैं। किशोर का जो विचलन है वो भी देखना चाहिए ना। बीजेपी से ज्यादा रिएक्ट प्रशांत किशोर कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, या पहले जो राहुल गांधी। अच्छा सर, ठीक। अगली खबर कांग्रेस पार्टी से ही जुड़ी हुई है, लेकिन वो जो बिल अभी आया है जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा है, अभी होम मिनिस्टर ने कल उस पर इंटरव्यू भी दिया, वो पीएम सीएम वाला बिल, हिरासत में 30 दिन तो गद्दी गई, उसको लेकर के जो जेपीसी बनाई गई है, अब उसके बॉयकॉट का सिलसिला शुरू हो गया है। अब कांग्रेस पार्टी लेकिन इसमें अलग थलग पड़ती जा रही है। कई सारे विपक्षी दल ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि इस बिल पर हमें एक सुर में मुखर विरोध दिखाना है तो हमें जेपीसी का भी बॉयकॉट करना पड़ेगा। तो इंडिया ब्लॉक की टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, और अब तो शायद आरजेडी का भी नाम आ रहा है कि वो भी जो है इस जेपीसी में नहीं जाएंगे, इसके मेंबर ही नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा एक तो जेपीसी है वैसे ही उनके पक्ष में झुकी हुई है, नंबर उनके ज्यादा है, तो जेपीसी में हमारी बात तो मानी नहीं जाएगी, तो इसमें जाना क्यों? और विरोध जब जताना है तो इस हद तक जताओ कि हम इस कानून को ना तो हम पेश होने देंगे, ना इसकी जेपीसी में हम जाएंगे, और ना इस पर हम लोग जब वोटिंग की सिलसिला आएगा तो इसको पास होने देंगे। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी, हमारी सहयोगी, वो बताएंगी कांग्रेस क्या पक्ष में है जेपीसी में शामिल होने के, और क्या बाकी विपक्षी दलों के बीच में अकेली पड़ रही है कांग्रेस? देखिए सौरभ, कांग्रेस पार्टी में भी ना अभी डिसीजन कोई लिया नहीं गया है कि जाना है जेपीसी में या नहीं जाना है। एक तरफ विपक्षी दलों का दबाव जरूर है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि अगर वहां जाते हैं तो अपना एक डिसेंट नोट दे करके अपनी बात रखना भी जो है वो एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। लेकिन किसी तरह का कोई फैसला अभी नहीं लिया गया है पार्टी की तरफ से। लेकिन कांग्रेस मानती है कि जो जुडिशियल स्पिरिट है, जिसमें जब तक आपको गिल्टी प्रूव ना कर दिया जाए तब तक आपको किसी चीज़ की सज़ा नहीं दी जा सकती, उनको लगता है ये जो बिल है वो जो जुडिशरी की मेन स्पिरिट है उसके खिलाफ भी है। तो अब पशोपेश यही है कि बॉयकॉट किया जाए, संपूर्ण जो इंडिया ब्लॉक की पार्टीज हैं उसके साथ खड़े होकर के, और एक बड़ा संदेश दिया जाए, या फिर जेपीसी में जाकर के डिसेंट नोट देकर के एक फॉर्मल तरीके से अपना विरोध दर्ज किया जाए। अभी इसको लेकर के कोई फैसला नहीं है, लेकिन इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, लेकिन बॉयकॉट क्यों, मतलब बॉयकॉट करने से हासिल क्या होगा? ये जो पार्टियां कह रही हैं हम नहीं जाएंगे, उनका लॉजिक क्या है? देखिए सौरभ, एक तो विपक्षी दलों को लगता है कि जो बेसिक स्पिरिट ऑफ जस्टिस है उसके ये खिलाफ है, क्योंकि 30 दिन में आप किसी को गिल्टी तो प्रूव नहीं कर देंगे, एक पूरी न्याय की प्रक्रिया होती है। उनको लगता है कि एक वेंजेंस के तहत इस कानून का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये सब विपक्षी राजनीतिक दल हैं, तो इनको लगता है कि अगर ये कानून बनता है तो ऐसे में जो विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहाँ पर जो है खतरा उनके ऊपर मंडराएगा, क्योंकि इसका मिसयूज जो है एक तरीके से सरकार के द्वारा किया जाएगा। और दूसरा, इसमें जिस तरह से कई नेता भी कह रहे हैं कि जब तक कोई गिल्टी प्रूव नहीं होगा आप कैसे कह देंगे, कैसे उसे सजा दे देंगे, कैसे दोषी दे देंगे, अगर बाद में जाके कोई एक्विटल हो गया तो फिर क्या होगा। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर एक मैसेजिंग जो है वो इंडिया ब्लॉक की तरफ से यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे ये सरकार विच हंटिंग जो है वो विपक्ष के तमाम दलों के खिलाफ कर रही है, और अब ये जो विच हंटिंग है ये विपक्षी सरकारों के खिलाफ भी हो रही है। इसी का विरोध ये तमाम राजनीतिक दल दर्ज कराना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका। सर
विपक्ष का जेपीसी का भी बॉयकॉट करना क्या ठीक कदम होगा देखिए उनके लिहाज से? नहीं, उनके लिहाज से अगर देखो तो ये कह सकते हैं कि साहब वक्फ बोर्ड में तो वक्फ वाले बिल में हम जेपीसी में थे और हमारे एक 20 जो संशोधन थे या सुझाव थे वो सरकार ने नहीं माने, तो क्या फायदा ऐसी जेपीसी में जाने का, वो कह सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि जेपीसी में जाना चाहिए, क्योंकि जेपीसी पार्लियामेंट्री कमेटी है, समिति है। आप जाइए, अपने विचार रखिए, संशोधन सुझाइए और उसके बाद माने जाए या ना माने जाए सरकार पे छोड़ दीजिए। वो ऑन रिकॉर्ड होता है ना, ऑन रिकॉर्ड डिसेंट आपका रिकॉर्ड में आएगा। बिल्कुल रिकॉर्ड में होता है, ऑन रिकॉर्ड होता है, डिसेंट आपका रिकॉर्ड में होता है। और आप उसके बाद जब हाउस में बिल आएगा तो उसका विरोध करिए जो आपको कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जाना चाहिए, लेकिन उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि साहब हम तो वक्फ वाले में गए थे और हमको हमारे। पर इससे ये भी पता लग रहा है ना कि इस बिल पर किस हद तक विरोध है। मतलब वक्त से भी ज्यादा, वक्त में भी ऐसा तो नहीं सीन हुआ था जैसा इस बार हो रहा है। गए थे उसमें वक्त में तो खुद के ऊपर तलवार नहीं थी ना, इसमें तो खुद के ऊपर तलवार लटकी हुई मुख्यमंत्री के ऊपर जिस तरीके से स्थिति। और मुझे लग रहा है कि इसका विरोध करने का क्या औचित्य है? आप पार्लियामेंट में आप चर्चा में भाग नहीं लेंगे, आप जेपीसी में उस पर लेकर नहीं जाएंगे, तो फिर कहाँ आपको कहीं तो अपना विरोध दर्ज कराना पड़ेगा। जितने विरोध के प्लेटफॉर्म आपके पास उपलब्ध है, आपको लगता है कि गलत है, तो उन सारे प्लेटफॉर्म पे जाकर आप अपनी बात रखिए। उसके बाद भी सरकार इसको अगर राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास कराने की स्थिति में आती है तो आप पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर उसे पास मत होने दीजिए। अगर सरकार फिर भी पास कराती है तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता खुला है। आप कह सकते हैं कि भैया संविधान संशोधन जो हुआ है संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि जो हुआ है संविधान संशोधन 130वां वो सही हुआ है कि नहीं हुआ, उसमें कुछ चेंजेस करना है। तो जितने विरोध के प्लेटफॉर्म है आप इस्तेमाल कीजिए। आप हर जगह कह देंगे कि हम बॉयकॉट करेंगे और आप में एकता भी नहीं है। आप बैठ के तय कीजिए कि सारे दल बॉयकॉट कर रहे हैं, कांग्रेस जाने के लिए तैयार है और विपक्ष के बाकी दल कह रहे हैं कि हम इसका बॉयकॉट करेंगे। अरे ये सवाल होम मिनिस्टर से भी कल इंटरव्यू में हुआ था कि वो तो जेपीसी बॉयकॉट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि ना है, इससे जेपीसी का काम थोड़ी रुक जाएगा। और अगर विपक्ष ये डिसाइड कर लेता है कि हम हाउस में ही नहीं आएंगे तो क्या बिल पास होने बंद हो जाएंगे? तो सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। सर देखिए, देश एक चीज और देख रहा है कि विपक्ष में कांग्रेस के सामने जो पार्टियां रहीं, कभी उन्होंने पूरे संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती नहीं दी, कभी नहीं दी। ये विपक्ष इतना हताश हो गया है कि वो संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। और एक जरूरी बात है कि संवैधानिक और विधिक दोनों का बड़ा फासला होता है। पता नहीं क्यों विद्वान जो नेता लोग हैं या इस तरह की बात करने वाले लोग दोनों को भूल जा रहे हैं। विधिक में जो कुछ आपके सामने प्रमाण है, जो तय है, जो आईपीसी बीएनएस में बदल गई, उसके दायरे में। संवैधानिक में मोरालिटी है, संवैधानिक में भारत के लोगों के प्रति उत्तरदायित्व है, संवैधानिक में नेता किस तरह से व्यवहार करेगा वो सब शामिल है। यहां कोई अगर नहीं जा रहा है, कानून के दायरे में नहीं आ रहा है और वो छूट गया, लेकिन अगर वो बेईमानी करके गया, उसके ऊपर आरोप है, तो जनता की अदालत में जाता है ना। तो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों का फर्क समझना चाहिए। मैं इतने दिन से देख रहा हूं कि ये बहस बड़ी विचित्र सी हो रही। दूसरा, हम तो ये मान रहे हैं कि अब ये जिधर विपक्ष जा रहा है, आपको तो सबको कहना चाहिए था। जिस पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात हो रही थी उसका एक चरण है, हम इसके साथ हैं, लेकिन हमें आशंका है, हमें संदेह है कि सरकार इसका दुरुपयोग जो गैर भाजपाई राज्य हैं वहां करेगी। हम उसके खिलाफ ये हमारे, जिसको विनोद जी सेफगार्ड कहते हैं या जो हम लोग अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करें, वो उसमें शामिल करें। लेकिन विपक्ष अब क्या कर रहा है? वो भ्रष्टाचारियों के, राजनीतिक अपराधियों के साथ खड़ा दिख रहा है, उसमें डूबा हुआ दिख रहा है।